कल हमने दिशा कविता को पढ़ा था, आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं, क्या है? बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उधर उधर कब वह बच्चा कहता है? आपको पता है, जब आप कविता पढ़ रहे थे, जब कवि उनसे पूछते हैं कि भाई हिमालय किधर है, यह उसका उत्तर था। अच्छा, ये नहीं बताना चाहता कि उसे पता नहीं कि हिमालय किधर है, और क्योंकि ये हाँ मैं नहीं कराना चाहता था प्रश्नकर्ता को कि वह अनभिज्ञ है उस दिशा से जहाँ पर हिमालय है, इसलिए वह उत्तर देता है। उत्तर में क्या देता है कि उधर उधर। उधर उधर अब क्या? तो यहाँ पर इस दिशा कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह ने क्या करा है? बच्चे की मनोवैज्ञानिकता को चित्रित किया है। हर मनुष्य, अगर हम देखें, सबका अपना अलग अलग यथार्थ बोध होता है, सबका अपना सच होता है, अपनी वास्तविकता होती है। कवि ने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के सत्य को लिया है। जानने के बाद इस रहस्य को, एक मर्म है, एक रहस्य है, को जानने में वह सफल होता है। क्या सफल होता है कि सबका अपना सच होता है, सबका अपना ज्ञान होता है, अपनी वास्तविकता होती है। कवि उस पतंग उड़ाते बच्चे से प्रश्न करता है कि हिमालय किधर है, और बच्चा भी बिल्कुल बाल सुलभ ज्ञान को दर्शाते हुए उत्तर देता है कि उधर उधर। उधर उधर यानी पतंग जिस दिशा में उड़ रही है, उधर ही क्या है? हिमालय है। बच्चा केवल अपनी पतंग की ऊंचाइयों में मग्न है और उसे सारा यथार्थ वहीं सिमटा नजर आता है। उसे लगता है कि जहाँ तक मेरी पतंग की सीमा है, वहीं तक मानो सारा ब्रह्मांड समा गया है। और इस कविता के माध्यम से उसने इस बच्चे के वास्तविकता को बहुत भली प्रकार से चित्रित किया है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना, क्या जाना? कि हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कवि को पता ही ना हो हिमालय कहाँ है। उन्हें तो, वो जब इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो इतने गूढ़ रहस्यों, इतनी गूढ़ बातों को वो कह सकते हैं, तो उन्हें हिमालय का ज्ञान तो अवश्य होगा। लेकिन वह कहते हैं, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर है। इसका मतलब है कि वह बच्चे के उत्तर में पाता है कि हिमालय कहाँ है। बच्चे का उत्तर उसका अपना सच है। कवि को लगता है कि उस बच्चे का यथार्थ बोध या उस बच्चे की जो वास्तविकता है, उसका सच है, वह उसका अपना है। उसने किसी से भी अपनाया नहीं है, क्योंकि ये मौलिक है, बिल्कुल नया उसका उत्तर है उसका। उसकी पतंग काफ़ी ऊंचाइयों पर उड़ रही है। अब वह उस ऊंचाइयों, अगर वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कवि की बात पर करता, तो उसकी पतंग शायद उन ऊंचाइयों से नीचे आ जाती। तो यहाँ हिमालय भी एक ऊंचाई का प्रतीक है। वो कहते हैं जैसे हिमालय बहुत ऊंचा है, वैसे उसकी पतंग भी बहुत ऊंची है। अब वह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कवि बच्चे का यथार्थ हिमालय की ऊंचाइयों के रूप में परिभाषित करता है। वह कहता है, जिस प्रकार हिमालय बहुत ऊंचा है, वैसे ही बच्चे की पतंग बहुत ऊंची है, और उसकी कल्पनाएं भी बहुत ऊंची हैं, और उसका यथार्थ भी बहुत ऊंचा है। वह उधर उधर कहता हुआ इस प्रश्न के उत्तर को देता है। कवि बच्चे के इस यथार्थ को मान्यता देता है, सर्वसम्मति से मानता है, स्वीकार करता है। क्या कहता है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है हिमालय का वास्तविक चित्र दर्शाता है। किसके माध्यम से? अपनी इस पतंग के माध्यम से। और यह एक बाल मनोविज्ञान की कविता है। कवि इसी कारण हिमालय किधर है पर बच्चे के उत्तर उधर उधर से पूरी तरह से क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न जो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह प्रश्न है, दिशा जो ये कविता है आपकी, कौन सी? ये दिशा, इसका काव्य सौंदर्य आता है।
अब इसके काव्य सौंदर्य के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है काव्य सौंदर्य में भाव और शिल्प दोनों ही चीज़ों को लिया जाता है। तो भाव में तो आप बता देंगे कि बच्चों के मनोविज्ञान की कविता है, बच्चे के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है और उसका अपना सच है, अपना यथार्थ है जिसको कवि ने यहाँ दर्शाया है। अब आता है शिल्प सौंदर्य, तो आप लिखेंगे भाषा बहुत सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है, छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन अपने भाव को व्यक्त करने पूरी तरह से सक्षम हैं। प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उधर उधर में पुनरुक्ति अलंकार है, अतुकांत भाषा है, ठीक है, मुक्तक छंद है, छंद विहीन एक तरह से कह सकते हैं रचना है। और इसी तरह से जब वो कहते हैं उधर उसने में आपका अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपकी इस कविता का जो ये कविता है इसका काव्य सौंदर्य पूर्ण होता है, ठीक है बच्चे। इसके प्रश्नोत्तर सभी बच्चे अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।